जवाहरलाल पे भाषण से काम नहीं चलेगा तो क्या होगा फिर? क्या करें? देखिए मयूर भाई, जी मुद्दा जब आप जातीय जनगणना की बात करते हैं तो इसके कई पहलू हैं। जी बात ठीक है कि जातीय जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि समाज के अंदर जो असमानता है वो दूर हो, बुनियादी तौर पर। चाहे वो बिल्कुल। राजनीतिक असमानता है, चाहे वो आर्थिक असमानता है, चाहे वो शैक्षणिक असमानता है, चाहे वो भेदभाव वाली भावना है, चाहे वो अगड़े पिछड़ों की असमानता। ये बात ठीक है कि जातीय जनगणना के माध्यम से इन टारगेट्स को आप अचीव कर सकते हैं और बजटरी प्रोविजन का एलोकेशन उस एतबार से कर सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि जब जातीय जनगणना की बात हो, असमानता की बात और पिछड़ों के अधिकारों की बात, दलितों के अधिकारों की बात, वंचितों के अधिकारों की बात, आदिवासी समुदाय के अधिकारों की बात देश के अंदर लोहिया से लेकर, जयप्रकाश से लेकर, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर, अर्जुन सिंह से लेकर करते लोग आए। लेकिन दिक्कत क्या है? देखिए, मौजूदा परिस्थितियों में या इस वक्त जो ये जातीय जनगणना का जो एक मुद्दा है, जो एक राष्ट्रीय फलक पर आके एक चर्चा का विषय बन गया है, जी इसके बैकग्राउंड में जानने की जरूरत है। जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन किया था जी बिल्कुल। और उस इंडिया गठबंधन के फॉर्मेशन में नीतीश कुमार ने सभी घटक दलों को इस मुद्दे के लिए सहमत कर लिया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। और जी उसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये था कि ये मुद्दा पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पर एडॉप्ट किया, यानी कि कांग्रेस ने इसे अपने नेशनल प्लैंक पर लिया और उसके नेता बार बार इसे जातीय जनगणना की असमानता की बात को लेकर 2024 के चुनाव में जी जी बिल्कुल। लड़ने भी गए। लेकिन दिक्कत क्या होती है मयूर भाई, कि वो लोग जो खुद जातीय जनगणना की बात करते थे, आज वो खुद उसी घटक के सहयोगी हैं जो जातीय जनगणना का विरोध करता है। हाँ वो तो है, नीतीश जी वहीं बैठे हैं। हाँ, आज आप देखिए कि आरएलडी, जिसको अजीत सिंह जी ने एक खास अंडरस्टैंडिंग के साथ मुलायम सिंह के माध्यम से जाटों को पिछड़ों वर्ग में शामिल कराया था, और साथ ही साथ रिकॉर्ड पर अजीत सिंह जी ने यह कहा था कि अगर कांग्रेस जातीय जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने के लिए तैयार है और जाटों को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण देने के लिए तैयार है तो मैं यूपीए का घटक दल बनने को तैयार हूं। जी और इस ग्राउंड पर उन्होंने यूपीए को ज्वाइन किया था और सिविल एविएशन मिनिस्टर बने। आज वो राष्ट्रीय लोक दल आज उसी घटक दल, उसी सरकार का हिस्सा है जो जातीय जनगणना का विरोधी है। आप वो जयंत चौधरी का नाम लेंगे तो अशोक जी फिर जो है बड़े खुश हो जाते हैं इस मामले में। हाँ, अब मैं आता हूँ एलजेपी पर। एक समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जब पिछड़ों की राजनीति करते थे तो उस समय रामविलास पासवान उनके एक बहुत बड़े सहयोगी हुआ करते थे, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने रामविलास पासवान को परसेप्शन में एक दलित नेता का इस लेवल पे नेता स्टैब्लिश किया कर दिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार भी परसेप्शन में माने जाते थे एक समय में, कि ये भी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। और आज वो एलजेपी आज उसी भारतीय जनता पार्टी की घटक दल है। दरअसल दिक्कत क्या है कि जातीय जनगणना की मांग जो पिछड़े करते हैं, और आपने देखा होगा कि दलित वर्ग में खास तौर से मायावती, आज उनका जो परसेप्शन है वो डायरेक्टली तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सब कुछ है। उसके चक्कर में उन्होंने अपनी बसपा को भी एक तरह से खाक में मिला दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछड़ों ने इस जातीय जनगणना को लेकर जो एक सिंसियरिटी दिखानी चाहिए थी, उसका मेरे अभाव नजर आता है राजनीति, क्योंकि वो अपने समाज के अधिकारों के लिए उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ते जहां उन्हें अपनी राजनीति को दांव पे लगाकर अपने समाज के हितों को प्राथमिकता पे लेना चाहिए।
जहां उन्हें इस जातीय जनगणना की मांग को एक राजनीति के एक सच्चाई और व्यवहारिकता समझते हुए उस समाज से टकराना चाहिए जो इसका विरोध करता है। हम ये जरूर कहते हैं कि मनुवादी मानसिकता इसकी विरोधी है, लेकिन हमें उन पिछड़े जातियों के चरित्र पे भी उंगली उठानी पड़ेगी जो उसी मनुवादी मानसिकता के साथ खड़े होते हैं और अपनी राजनीतिक कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहते। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस सच्चाई को हमें इग्नोर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कल्याण सिंह बहुत बड़े पिछड़ों के नेता थे उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से उमा भारती पिछड़ों की बहुत बड़ी नेता थी। आपने देखा होगा विनय कटियार पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में नेता थे जिनको आगे करके, खासतौर से आप केशव प्रसाद मौर्य को ले लीजिए उत्तर प्रदेश में लेटेस्ट एग्जाम्पल। जी जी। तो क्या कभी इन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पिछड़े वर्ग के नेता थे, क्या इन्होंने कभी जातीय जनगणना की मांग करी और उस पार्टी का से कभी साथ छोड़ा? मैं ये कहना चाहता हूं कि दलित समाज ने कभी सिंसियरिटी के साथ इस व्यवस्थित लड़ाई को, इस परसेप्शन की लड़ाई को, इस सच्चाई को, इस व्यवहारिकता को कभी अपनी राजनीति को दांव पे लगा के नहीं लड़ा। अगर इन्होंने दांव पे लगा के लड़ा होता तो आज देश के अंदर परिवर्तन होता, राजनीतिक परिवर्तन होता और सामाजिक असमानता की जो बात होती शायद वो दूर हो गई हो। तो इस सच्चाई को हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी की कार्यशैली, राहुल गांधी के राजनीतिक संघर्ष, राहुल गांधी की राजनीतिक बात, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात ठीक है कि राहुल उस संपन्न परिवार से हैं, उस प्रिविलेज परिवार से हैं जहाँ पर ये जो फ्रेज है अ बेबी विद अ सिल्वर स्पून, वो वास्तव में सही साबित होता है। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, जब आदमी संघर्ष करता है तो अपना दृष्टिकोण बदलता है, जब आदमी समाज में जाता है तो अपना नजरिया। आज राहुल गांधी ऊपर इस स्तर से जिससे वो अपेक्षा नहीं की जाती, वो आज जनमानस तक पहुंच गए, वो ड्राइवर तक पहुंच गए, एक रेहड़ी वाले तक पहुंच गए, वो पटरी वाले तक पहुंच गए, वो गरीब की व्यथा को समझते हैं, वो पंचर वाले तक पहुंच गए, वो मोची तक पहुंच गए। तो जो परिस्थितियां जो होती हैं वो राजनीति की व्यवहारिकताओं से जुड़ी होती है, जो राजनीतिक चैलेंजेस होते हैं वो राजनीति के दृष्टिकोण से जुड़े होते हैं। तो जब परिस्थितियां बदलती हैं तो आदमी का व्यक्तित्व बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है। वही एक समय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये कहते थे कि मैं चाय बेचने वाला हूं, तो प्रधानमंत्री ने अपना अपग्रेडेशन कर लिया, वो एक क्लास में चले गए, वो हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, और जो एक प्रिविलेज का आदमी था उसने अपने आप को डी क्लास कर लिया, और इतना डी क्लास कर लिया कि वो जनमानस का आदमी बन गया। तो ये परिस्थितियों के कंपल्शंस में होता है, आदमी का दृष्टिकोण बदलते हैं। ऐसा डी क्लास करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे कि उन्होंने अपनी सारी जो भूमि थी उसको गरीबों में बांट दिया था। ऐसा डी क्लास अपने आप को करने वाले ज्योति बसु थे, जो एक बड़े रईस खानदान में पैदा हुए थे लेकिन बड़ी सादगी के साथ रहा करते थे। तो ऐसे डी क्लास के बहुत सारे उदाहरण हैं। राम मनोहर लोहिया इसके उदाहरण है, जयप्रकाश नारायण इसके उदाहरण है। तो डी क्लास आज राहुल गांधी ने अपने आप को किया है, और ये डी क्लास बताता है कि अब राहुल गांधी की ना कोई जाति है ना कोई मजहब है। राहुल गांधी आज समाज के उस स्तर के लोगों से के पास पहुंच गए, जनमानस तक पहुंच गए, जहां उनकी प्राथमिकता समाज की पीड़ा है, समाज में किए जाने वाला परिवर्तन है, समाज के असमानता को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में वो जातीय जनगणना की जब बात करते हैं तो रेलिवेंट हो जाती है।